जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, सीडीपी चल रहा था। सीडीपी में आज हम लोग बहुआयामी बुद्धि को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ एनालिसिस करेंगे। यह आपका 15वां क्लास है। इसके पहले का जो भी क्लास है यदि आपने नहीं देखा है तो उन सभी का वीडियो एक साथ चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, अल्फ्रेड बीने या फ्रीमैन? तो बुद्धि का जो एकल कारक सिद्धांत था इसको अल्फ्रेड बीने ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, बर्नन का पदानुक्रमिक सिद्धांत? तो जी और यस यह द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। स्पीयरमैन ने बुद्धि की संरचना से संबंधित द्विघटक सिद्धांत दिया था, जिसमें बुद्धि की संरचना दो घटकों से मिलकर बनी है। पहला जी फैक्टर जिसे जनरल फैक्टर कहते थे और दूसरा यस फैक्टर जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यह दिया गया था हावर्ड गार्डनर के द्वारा, जबकि बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बल्ट? तो यहाँ पे जो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं, जिसमें सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व होते हैं, जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता एवं स्मरण शक्ति आदि। जब आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका सही जवाब होगा थॉर्नडाइक। और यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का बहु सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तब इस प्रश्न का आंसर हावर्ड गार्डनर हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का 3 प्रकार इन्होंने बताया है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। जिनके पास अमूर्त बुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति कवि, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक हो सकते हैं। जिनके पास सामाजिक बुद्धि होता है ऐसे व्यक्तित्व के लोग व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे होते हैं। और यांत्रिक बुद्धि जिनके पास होती है इस प्रकार के मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री और इंजीनियर होते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान इन्होंने बताया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के, सामाजिक कारकों के। तो आरबी कैटल का जो तरल बुद्धि है यह वंशानुगत कारकों के समान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया? कैटल, गिलफोर्ड, थॉम्सन या स्पीयरमैन? तो बुद्धि का जो तरल मोजक मॉडल है यह कैटल ने दिया है, आरबी कैटल का है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, सहयोग की नैतिकता? तो स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है इसमें एक व्यवहारिक बुद्धि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में केवल व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो यहाँ पूछा गया है कि व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो जब नहीं पूछा गया है तो यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है केवल अपने विषय के व्यवहारिक रूप का विचार करना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा।
हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मनोभाव, दशा, प्रेरणा को देख करके उसको समझ ले, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार की होगी? अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक या प्रकृतवादी। तो ऐसे व्यक्ति अंतःवैयक्तिक बुद्धि के कहलाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है, इसका अर्थ बहुबुद्धि सिद्धांत से है, और बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या गार्डनर। तो बहुविमात्मक प्रज्ञा अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत का कॉन्सेप्ट जो है, यह गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहला वैयक्तिक प्रबुद्धि, वैयक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बी ने, हार्वर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन, बी.एस. ब्लूम। तो बहुबुद्धि सिद्धांत अभी आपने पढ़ा, यह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या वैयक्तिक बुद्धि। तो स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित जो बुद्धि होती है, यह अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी? शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई या स्थानिक। तो यहाँ पे जो राघव है, ये मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया है, तो इसका संगीत के प्रति रुचि देखा गया है। इसलिए इसके अंदर जो बुद्धि होगा, यह संगीतमय बुद्धि होगा। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल। तो किस एक को छोड़ के सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं? तो सृजनात्मकता को हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि की श्रेणी में नहीं शामिल किया इसके प्रकार में। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह विविधतापूर्ण कार्यों को करती है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से किसी कार्य को करती है अपने शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने के लिए। वह किस प्रकार की बुद्धि से प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहु विधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपना बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से अलग अलग विविधतापूर्ण तरीके से बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजनों के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त है बुद्धि के बारे में, वो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। अंतर वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो जो अंतर वैयक्तिक बुद्धि होता है यह विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। तो जो संवेगात्मक बुद्धि होती है यह अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि इन दोनों से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। जो तार्किक गणितीय बुद्धि है यह बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर आता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने के वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो है वह शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, यह व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। व्यक्तित्व एक अस्थायी समायोजन होता है जीवन के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। इसमें असत्य विकल्प का चयन आपको करना है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त उपज होता है, यह बिल्कुल सत्य है। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, यह भी सत्य है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, यह भी सत्य है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्यक्तित्व बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में शामिल होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, यह विकल्प असत्य है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था होती है वो ऑप्शन ए है, अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं परिपक्वता, विकास की प्रक्रिया। व्यक्तित्व पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है इसका अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी होता है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना नामक शब्द से बना हुआ है और पर्सोना का अर्थ मुखौटा होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने बारे में जानते हैं, रुचियों के, खूबियों के, व्यक्तित्व के या शौकों के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। व्यक्तित्व के बारे में यदि आप जानते हैं अपने, तो आप सभी सामाजिक परिस्थितियों से निपटना आसान हो जाएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, ये दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं यह सामाजिक व मित्रवत होते हैं और तनाव रहित होते हैं, हमेशा खुशहाल रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा,
ये दोनों गुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं यह अंतर्मुखी कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था क्रेचनर के द्वारा, युंग, शेल्डन या स्प्रेंजर। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व ये प्रकार युंग के द्वारा बताया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख आकार में वर्गीकृत किया? कृष्णा, शुडोलकार, गोलकार या उपयुक्त सभी। तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व को इन तीनों प्रकारों में जो है इन्होंने वर्गीकृत किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है, लंबकाय जिसे कृष्णकाय भी कहते हैं, शुडोलकाय या पुष्टकाय, गोलकाय जिसे स्थूलकाय भी कहते हैं। तो लंबकाय, शुडोलकाय और गोलकाय इन 3 भागों में शारीरिक रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को क्रेसमर ने बांटा है। बिपिन एक दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार होगा? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, मध्यमुखी या खिलाड़ी प्रवृत्ति। तो विपिन एक दिवा स्वप्न यानी कि मन में ही वह स्वप्न देख रहा है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है, खूब पुस्तकों को पढ़ता है, लेकिन मित्रों से वह अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता, अर्थात वो अपना अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन पढ़ाई खूब कर रहा है। अर्थात कि मन में वो खूब ज़्यादा सोच रहा है, वो अपने आप से आत्म केंद्रित है। अर्थात कि विपिन यहाँ पे क्या है, वो आत्म केंद्रित ज़्यादा है, लोगों से बातचीत वो कम करता है, इसलिए इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होगा यह अंतर्मुखी कहलाएगा। तो विपिन एक अंतर्मुखी बालक की श्रेणी में आएंगे, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण ये तीनों शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? एडलर, जुंग, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है यह फ्रायड ने दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य इन्होंने संप्रत्यय दिए हैं। पहला जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की बात करते हैं। दूसरा इदम, अहम और परा अहम की यह बात करते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम और परा अहम इन 3 तत्वों को विशेष महत्व दिया है। पहला इदम जो कि जन्मजात और वंशानुगत होता है। दूसरा अहम, इसे ईगो कहते हैं, यह यथार्थ जगत से संबंधित है। और तीसरा जिसे सुपर ईगो कहा जाता है, यह नैतिक मूल्य आत्मा की अंतःकरण की पुकार होती है, जिसे सुपर ईगो फ्रायड ने कहा है। इदम, अहम और परा अहम किस संरचना के भाग हैं? मन, व्यक्तित्व, चेतना या रक्षात्मक मनोरचना। तो यह व्यक्तित्व के भाग हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अहम के नियम पर कार्य करता है। अहम किस नियम पर कार्य करता है? सुख, नैतिकता, वास्तविकता या कल्पना। तो जो अहम होता है यह यथार्थ जगत से संबंधित होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। यह वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने बहुआयामी बुद्धि और व्यक्तित्व से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे उसका आपने एनालिसिस किया है। इसी से प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप सीटेट के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, इसे ज्वाइन होने के लिए
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।